अब हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड। मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड की अगर हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द फंड ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का कितना फंड बेसिकली कंपनी में है, व्हाट इज द अमाउंट विच इज पेबल बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड द फंड ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड। अगर हम इसको कहें कि भाई एक्चुअली शेयर होल्डर्स फंड का मीनिंग क्या होता है, तो इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, दो पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे। एक्चुअली शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट जो होता है दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, ये फर्स्ट इसका पार्ट है। एंड सेकेंड अमाउंट अर्न्ड बाय द कंपनी फॉर शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड। जो अमाउंट ही इन्वेस्ट किया गया उस इन्वेस्टेड अमाउंट के अगेंस्ट कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए कितना अर्न किया विच इज नॉट एक्चुअली पेड टू द शेयर होल्डर, दैट कम्स अंडर द शेयर होल्डर्स फंड। ये दो आइटम को जब आप प्लस करोगे तो दैट इज कॉल्ड द शेयर होल्डर फंड। इन दोनों का कंटेंट जो टोटल होता है दैट इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्या? दैट इज शेयर कैपिटल। सिंपल। ये कौन सा पैसा है? दैट इज शेयर कैपिटल। भाई जैसे अगर मैं आपसे कहूं, सिंपल सा एक फंडा मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे एक कंपनी है और वो अगर 2010 में स्टार्ट हुई, ठीक, और इसके शेयर कैपिटल में दिस कंपनी हैज टोटल 1 लाख शेयर्स और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो टोटल शेयर कैपिटल इज रुपीज 10 lakhs। लेट सपोज ये 1 अप्रैल 2010 को स्टार्ट हुई है ना, तो आज सिर्फ 10 लाख रुपीज कंपनी का शेयर कैपिटल है। ये वो अमाउंट है विच इज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस। अब शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। नेचुरली कोई भी बिजनेसमैन होगा, कोई भी ओनर होगा, तो वो बिजनेस से प्रॉफिट के लिए अपनी कैपिटल, रिवॉर्ड ऑफ द कैपिटल इज एक्चुअली द प्रॉफिट। अब मान लें कि एक साल बाद ऑन 31 मार्च 11 कंपनी की वर्किंग्स के बाद में कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया। एक बात और, कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है कभी भी वो शेयर होल्डर्स को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। कंपनी के कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं जिससे कंपनी को कुछ पैसा अपने पास में फ्यूचर के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कंपनी एक्चुअली लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। अब मान ले कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीस का, ठीक। तो एक साल बाद आफ्टर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर वर्किंग्स, एक साल बाद कंपनी में शेयर होल्डर का टोटल फंड हो गया 11 लाख। मींस आज कंपनी के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स की टोटल लायबिलिटी कितनी है? 11 लाख, ठीक, फाइन। जिसमें से 10 लाख इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। ये इन्वेस्ट किया गया था। मैं अभी और आगे चलता हूं, फिर आप उस पर डिस्कस करते हैं। लेट सपोज आफ्टर 5 इयर्स 2015 के अंदर भाई शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई नए शेयर्स इशू नहीं हुआ, वैसे ही रहा उसके अंदर, तो शेयर कैपिटल विल बी द सेम 10 लाख की 10 लाख रहेगी। बट 5 इयर्स के अंदर कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया, उसमें से कुछ इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किया और कुछ अपने पास एक्यूमुलेट रिटेन करके रखा, रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में। लेट सपोज ये हुआ 15 लाख, 5 साल में अर्न कर लिया। नाउ टोटल अमाउंट इज रुपीज 25 लाख। अब ये 25 लाख क्या? दिस इज कॉल्ड द शेयर होल्डर्स फंड। मींस दिस इज द अमाउंट विच इज पेबल बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। कंपनी के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स की टोटल 25 लाख रुपए की लायबिलिटी है। कंपनी को जो 5 साल पहले 10 लाख रुपए शेयर होल्डर्स ने दिए थे, उस पर कंपनी 15 लाख रुपीस अर्न कर चुकी है और अर्न करके कंपनी के पास ही रिटेन किया हुआ है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो दैट विल नो लॉन्गर विल बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। तो ये 15 लाख से टोटल 25 लाख। अब हम बात करें आफ्टर लेट सपोज 2020 की। अब इसमें शेयर कैपिटल तो सेम ही रही, कितनी? 10 लाख, और मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो दैट इज 50 लाख मान लीजिए हम, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 60 लाख रुपीस का शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। और इसी से आप एक कंसेप्ट में बता दूं आपको फटाफट, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर भी निकल जाती है। टोटल 11 लाख है, 1 लाख शेयर से डिवाइड करोगे तो 11 रुपए का एक शेयर हो गया।
जो शेयर 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, एक साल बाद उसकी आज की वर्थ कितनी है? 11 लाख। दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू। और यहां पर 25 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो 25 रुपीस की आज एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है। आज इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी होती है, आप उसको मालूम कर सकते हैं। अब अगर मार्केट में ऑफ द रिकॉर्ड में जा रहा हूं उसमें कि भी अगर मार्केट में शेयर 30 रुपए का मिल रहा है तो इसका मीनिंग ये होगा कि शेयर महंगा मिल रहा है, ओवर वैल्यूड इसमें। एनीवे 4 से 5 10 साल बाद आज इस शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 60 रुपीस पर शेयर हो चुकी है। शेयर होल्डर फंड इज द टोटल ऑफ टू वैल्यूज। फर्स्ट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया है ना, और अमाउंट अर्न बाय द कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया था उसके बदले में कंपनी ने कितना अर्न किया जो उसको शेयर होल्डर्स को पे करना है, दैट कम्स अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेसिकली शेयर होल्डर फंड इज द टोटल ऑफ share capital and reserves and surplus. Share capital is what? Whatever amount invested by the shareholder in the company, and reserves and surplus is what? Whatever amount earned by the company for the shareholder during the period. तो शेयर होल्डर्स फंड को समझने के बाद सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड हमारा हो गया। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? जैसे फर्स्ट सब हेडिंग इज द शेयर कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, वॉट एवर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, कंपनी में जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया, कैपिटल ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, है ना। अब इस शेयर होल्डर्स के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप की शेयर कैपिटल्स होती है। वैसे तो इसका पूरा एक नोट होता है और वो नोट की भी अपने आप में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो नोट किसी और वीडियो में आगे आने वाली में किसी में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हमने भी इसको डिस्कस किया तो ये ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो ये और ज्यादा भी लेंदी हो जाएगी। तो बेसिकली हम सिर्फ उसके मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए शेयर कैपिटल के अंदर आपको इस नोट में क्या क्या शो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज एक्चुअली मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये कितनी शेयर कैपिटल है कंपनी की मैक्सिमम। जैसे हमने कहा कि भी कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, मींस टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹1 करोड़। ठीक है, ये हमारी ऑथोराइज्ड है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल एक साथ इशू करते, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसमें सेकंड होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है जो कैपिटल कंपनी ने पब्लिक के नाम पर इशू कर दी। जैसे आउट ऑफ 10 लाख कंपनी ने सिर्फ 6 लाख शेयर्स इशू किए एट द रेट 10, तो 6 लाख आर द इशूड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 10 करके 60 लाख विल बी द इशूड शेयर कैपिटल। एक बात और, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल विल बी डिस्क्लोज्ड एज अ नोट ओनली, मींस इसके अंदर इसको टोटल के अंदर एक्चुअली कंसिडर नहीं करते। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है व्हाट एवर शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितनी शेयर कैपिटल या कितने शेयर्स ले लिए और अब उनको कितना हमें पे करना है। दिस इज द एक्चुअल टोटल ऑफ द शेयर कैपिटल नोट। इसके अंदर फिर 2 होते हैं, पार्टली पेड अप एंड फुल्ली पेड अप। वो हम कभी इसमें आगे की वीडियो में उसमें जब इसका नोट वाला वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल शेयर कैपिटल के अंदर शेयर कैपिटल के सारे कंटेंट्स होते हैं, कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, इसमें ऑथोराइज्ड, issued and subscribed share capital basically will come. After the explanation of share capital, now we have second subheading, that is reserves and surplus. अब इस reserves and surplus के अंदर क्या क्या आइटम्स एक्चुअली आती हैं, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, अब हम उसको समझेंगे। reserves and surplus, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि reserves and surplus एक्चुअली वो अमाउंट है, द अमाउंट विच इज अर्न्ड बाय द कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट देयर अमाउंट इन्वेस्टेड। जो पैसा शेयर होल्डर ने लगाया उस पैसे के अगेंस्ट कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए क्या अर्न किया जो अभी तक उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट कम्स अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स आर मेड एक्चुअली आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से निकालकर एक्चुअली किसको दिया जाता है, ओनर के लिए अलग से रखा जाता है फ्यूचर प्रोविजंस के लिए। ठीक, तो इस रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर मेन जो आते हैं आपके आ जाएंगे, इसमें जनरल रिजर्व आ जाएगा। ठीक, फाइन। सेकंड होता है कैपिटल रिजर्व,
है ना। उसके अलावा थर्ड होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इन द सेम वे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए प्रॉफिट को अलग से पैसा निकाला जाता है दैट कम्स अंडर द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये हो गए हमारे सारे रिजर्व्स। अच्छा, बिसाइड्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स इशू करते हुए, अगर हमने 10 का शेयर 12 में इशू किया तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज है दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसको भी एक अलग से रिजर्व में डाला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके लिए कभी एक सेपरेट वीडियो इसका बना लेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, बिसाइड्स और भी होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व हो जाएगा, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इस टाइप के ये सारे रिजर्व्स इसके अंदर आते हैं। अच्छा, एक चीज, रिजर्व्स हमारी हेडिंग है रिजर्व्स and surplus. Now what comes under the surplus? That is surplus, that is balance of statement of P&L. ये एक्चुअली ये जो करंट ईयर जिसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस ईयर तक का टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड सरप्लस। जो P&L अप्रोप्रिएशन, इन जनरल बोलूं तो P&L अप्रोप्रिएशन से फाइनली जो प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो उसमें कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, तो ये वो वाला नेट प्रॉफिट है फाइनली। बट बैलेंस शीट में वो एक्यूमुलेट होता है ओल्ड बैलेंस के साथ में, कुछ प्रोविजंस बनाते हैं हम, रिजर्व्स बनाते हैं। रिजर्व्स बनाने के बाद जो फाइनली जो प्रॉफिट बचता है शेयर होल्डर्स के लिए दैट वो जो एक्यूमुलेट होकर बनता है दैट विल बी द पार्ट ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ऑल दीज आर द कंटेंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, amount which is earned by the company for the shareholders against their investment. Now after reserves and surplus we have third subheading that is money received against share warrants. अब ये money received against share warrants एक नई टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए। इस money received against share warrants के अंदर क्या आता है और एक्चुअली share warrants का मीनिंग क्या होता है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। money received against share warrants, अब ये एक फंडा होता है शेयर वारंट्स का। अब ये शेयर वारंट्स एक्चुअली क्या होते हैं, देखिए कंपनी के पास जो कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए और जो लोगों ने शेयर्स ले लिए वो तो कंपनी के बन गए शेयर होल्डर्स, और उनकी अमाउंट जो होगी दैट कम्स अंडर द शेयर कैपिटल, है ना। अब होता क्या है कि भाई कंपनी को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अभी हमें और भी कुछ शेयर्स इशू करने हैं और बेटर है कि अभी से हम उसके अगेंस्ट कुछ पैसा ले लें, है ना। और अभी हम उसको अलॉट नहीं कर रहे शेयर्स को, लेकिन पैसा आ जाए तो हमारे शेयर होल्डर्स भी फिक्स हो जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारे फ्यूचर शेयर होल्डर्स हैं और उसका मनी भी आज ही हमें रिसीव हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, शेयर वारंट्स इशू करती है। शेयर वारंट इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉमिस टू अलॉट द शेयर्स इन द फ्यूचर। एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है कि भाई हमने किसी बंदे को फ्यूचर में शेयर्स देने का प्रॉमिस किया और उसका मनी आज रिसीव कर लिया। जैसे हमने कहा कि भाई मिस्टर एक्स को हमने 1000 शेयर का एक शेयर वारंट दिया एट द रेट 10, तो ये 10,000 रुपीज उससे कलेक्ट हो गए। अब एक्चुअली हमने उसको शेयर्स तो अलॉट किए नहीं है ना। पहली बात, हमने उसको शेयर अलॉट नहीं किए तो शेयर कैपिटल में आ नहीं सकता। दूसरी बात, वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो अब इसको डाले कहां पर, ना तो ये शेयर कैपिटल में जा सकता है और क्योंकि कैश रिसीव हुआ है तो उधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश है, और अगर आपने सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाला और दूसरा नहीं डाला तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसकी एक हेडिंग बना दी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये एक प्रॉमिस है कि फ्यूचर में जब भी शेयर्स अलॉट होंगे तो हम आपको भी 1000 शेयर्स अलॉट करेंगे बाय श्योर, फॉर श्योर ये पैसा, ये शेयर आपको अलॉट होंगे। अदरवाइज क्या होता है कि जब भी कंपनी का आईपीओ होता है तो हो भी सकता है कि आपको शेयर अलॉट हो भी सकता है ना भी अलॉट है। तो शेयर होल्डर, कोई भी बंदा, कोई भी इन्वेस्टर होता है इस उम्मीद के साथ में कि भाई इन फ्यूचर मुझे इसके अगेंस्ट में शेयर्स मिल जाएगा, वो क्या करता है, शेयर वारंट्स परचेस कर लेता है, उसका पेमेंट कर देता है और कंपनी उसके लिए एक अलग हेडिंग शो करती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और क्योंकि वो बंदा हमारा इन फ्यूचर ही इज गोइंग टू बी आवर शेयर होल्डर, तो इसलिए हम उसको एक इंटरनल लायबिलिटी मानते हुए शेयर होल्डर्स फंड के ही हेडिंग के अंदर उसकी हेडिंग डालते हैं। वो एक्सटर्नल लायबिलिटी एक्चुअली हमारी नहीं होती। तो आफ्टर कंप्लीट डिस्कशन ऑन शेयर होल्डर्स फंड वी हैव 3 सब हेडिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इन तीनों की एडिशन जो होगा दैट विल बी द टोटल शेयर होल्डर्स फंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट ए। हम उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसकी टोटल यहां पर लग जाएगी। फाइन। नाउ
second subheading, come to the second subheading, that is share application money pending allotment. अब ये share application money pending allotment क्या होता है, हम इस पे डिस्कस करते हैं. share application money pending allotment, देखिए ये हेडिंग डली है share application money pending allotment, means इसका मीनिंग ये हुआ कि वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट द शेयर. देखिए जिन लोगों ने शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है उनको पता है कि इन जनरल हम क्या करते हैं, पैसे को 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन मनी. इसमें शेयर होल्डर्स पहले पैसा देता है, इस श्योरिटी नहीं होती उसके पास कि भाई मुझे शेयर अलॉट हो ही जाएंगे. उसके बाद उसको शेयर्स अलॉट होते हैं और अलॉट होने के बाद पोस्ट अलॉटमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट हम लेते हैं. अलॉटमेंट नाम उसका अलॉटमेंट है बट वो पोस्ट अलॉटमेंट आती है. फिर उसके बाद डिफरेंट कॉल्स होती है. ठीक है, तो ये एक ऐसी पोजीशन है जो एप्लीकेशन का मनी शेयर होल्डर्स ने दे दिया बट अभी तक हमने उनको शेयर्स अलॉट नहीं किया. लेट्स सपोज कि मान लो कि आपने 1 मार्च को 1 लाख शेयर्स इशू किए एट द रेट ₹10, जिसमें से आपने एप्लीकेशन मांगा ₹3 कि अगर आपको शेयर चाहिए तो यू जस्ट हैव टू पे ₹3 अगेंस्ट द एप्लीकेशन मनी. फाइन. और आपके पास 20 मार्च तक पूरा पैसा आ गया अभी. फाइन. 20 मार्च 1 मार्च 2021 को इशू किया था, 20 मार्च 2021 को आपके पास मनी, या हम इसको थोड़ा सा और लेट ले, 28 मार्च तक आपके पास मनी 2021 को रिसीव हो गया. कितना? अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स यू हैव रिसीव्ड रुपीज टोटल 3 लाख. ठीक है, अभी आपने इस पे शेयर्स अलॉट नहीं किए, स्क्रूटिनी नहीं की भाई कि किसको शेयर अलॉट करने हैं, कि ज्यादा मनी आई, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन. फाइन. अब आपने शेयर्स अलॉट किए लेट सपोज 10 अप्रैल 2021 को. तो देखिए 28 मार्च तक आपके पास 3 लाख रुपीस आ चुका था बट आपने अभी तक शेयर्स उनको अलॉट नहीं किए थे. एंड शेयर्स यू आर अलॉटिंग द शेयर्स ऑन 10 अप्रैल 2021 और इन दोनों के बीच में एक डेट आ जाती है, दैट इज 31 मार्च ऑफ 2021 विच इज द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट क्लोजिंग डेट ही है. अब जब इस दिन बैलेंस शीट बनेगी तो आप इस 3 लाख रुपीस के मनी को कहां शो करोगे, क्योंकि अभी तक आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए. तो दिस मनी कैन नॉट बी शोन एज अ शेयर कैपिटल. लेकिन पैसा आ चुका है, बैंक में पड़ा हुआ है, फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया. सेकंड एस्पेक्ट यू हैव टू शो द सेकंड एस्पेक्ट, लेकिन अभी तक वो हमारे शेयर होल्डर बने नहीं है. तो हम स्टेटस उनके बीच का है, मींस मनी रिसीव भी हो गया लेकिन अभी तक शेयर्स अलॉट नहीं हुए. तो हम फॉर द टाइम बीइंग इस ईयर में बैलेंस शीट में इस अमाउंट को डालेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. जैसे आपने शेयर कैपिटल की अगर जर्नल एंट्रीज पढ़ी हो तो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होती है. और सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल और ये होती है एक्चुअली शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री. तो ये एक ऐसा स्टेटस है विच इज बिटवीन द शेयर एप्लीकेशन और मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री के बीच का एक स्टेटस है. एप्लीकेशन मनी मिल गया, ईयर एंड हो गया, अभी तक अलॉट नहीं किया, ईयर एंड हो गया और नेक्स्ट ईयर अलॉट होंगे तो इस डेट पर हम इसको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में डालेंगे. Now come to the third main heading. Third main heading is the non-current liabilities. भाई non-current liabilities, actually non-current liabilities क्या होती हैं बेसिकली हम पहले इस पे डिस्कस करेंगे. आपने 11th क्लास में इनिशियली जब आपने कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, जैसे हम इसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट. तो इनिशियली इसका मीनिंग एक्चुअली एक्सप्लेन किया जाता है, लाइबिलिटीज विच आर फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स. 12 मंथ्स का पीरियड है, 12 मंथ से ज्यादा की लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज है, 12 मंथ से कम की लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज होती है. फाइन. इधर 12 मंथ से ज्यादा की एसेट्स जो होती हैं दोज आर नॉन करंट एसेट और 12 मंथ से कम की जो होती है दोज आर करंट एसेट्स. ये नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी. बट इसके साथ एक फंडा ऑपरेटिंग साइकिल का और चलता है. तो पहले मैं आपको बताऊं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. एक्चुअली ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग क्या होता है? देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? पीरियड ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कैश. आपका रॉ मटेरियल, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर और अगर आप ट्रेडर हो तो फिर फिनिश गुड्स इनटू कैश.
आपका रॉ मटेरियल कैश में कितने टाइम में कन्वर्ट होता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट पॉलिसी पे, डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड पर। फाइन, तो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रॉ मटेरियल कैश में कन्वर्ट कैसे होगी, पहले आप रॉ मटेरियल को क्या करोगे, परचेस करोगे, है ना। अब परचेस किया हुआ रॉ मटेरियल थोड़े दिन तक आपके पास पड़ा रहेगा इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, फिर वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रहेगा, उस टाइम वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद में वो बन जाएगा फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स बनते से ही सेल नहीं होगा, फिनिश गुड्स सेल हुआ मान लो थोड़े टाइम के बाद में, और वो कैश सेल है तो नेचुरली कैश आ जाएगा वो तो, लेकिन अगर क्रेडिट सेल है तो दैट सेल इज कन्वर्टेड इनटू द डेटर्स, और डेटर जब आपको मनी पे करेंगे तो ये जो पूरा पीरियड है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। इसके अलग अलग होते हैं, फर्स्ट इज द रॉ मटेरियल साइकिल, सेकंड इज द WIP साइकिल, थर्ड इज द फिनिश गुड साइकिल, डेटर साइकिल एंड देन क्रेडिटर साइकिल। लेट्स सपोज कि आपका रॉ मटेरियल परचेस किया, आप 1 लाख यूनिट परचेस करते हैं और उसको पूरी 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन प्रोसेस में जाने में आपको 45 डेज लगते हैं, तो 45 डेज विल बी द रॉ मटेरियल साइकिल। ठीक, उसके बाद वो 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन प्रोसेस में, वैसे तो वो 1 या 2 दिन के अंदर, ये 2-4 घंटे के अंदर ही बन जाएगी, लेकिन कितने टाइम तक वो 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन प्रोसेस में रहेंगी, लेट्स सपोज 15 डेज, तो 15 डेज विल बी कॉल्ड एज द WIP साइकिल। ठीक, उसके बाद बनते से ही तो सेल होने से रही, वो आपके पास रखी रही 1 लाख यूनिट सेल, लेट्स सपोज 1 लाख यूनिट के रॉ मटेरियल से आपने 1 लाख यूनिट के फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया, एंड नाउ एंटायर 1 लाख यूनिट आर सोल्ड इन 30 डेज, तो 30 दिन जो होगा दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स साइकिल, ये फिनिश गुड साइकिल कहलाएगी। फाइन, और जो डेटर्स को आपने गुड सेल किया है, दे आर पेइंग द मनी इन 60 डेज, तो 60 डेज विल बी कॉल्ड एज द डेटर साइकिल, या हम इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल साइकिल, और वी कैन ऑल्सो से इट एज एन एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बेसिकली हमारा कहलाता है। तो 60 डेज। अच्छा, इसमें क्रेडिटर्स को जितने दिन में हम पेमेंट करते हैं, मान लो 30 डेज में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 30 डेज विल बी डिडक्टेड एज अ क्रेडिटर्स साइकिल। फाइन, अब आप इसको अगर आप प्लस करें तो 60 प्लस 45 प्लस 15, 120 डेज विल बी द ऑपरेटिंग साइकिल। ये एक इन जनरल मेरा आपका एक्सप्लेनेशन था, कितने टाइम में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल और द वर्क इन प्रोग्रेस साइकिल। तो अब ये कंसेप्ट यहां पर क्यों आया, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब हम बेसिकली ये लेते थे कि हमारा या तो 2 फंडे होंगे, 12 मंथ्स और द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अगर इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो फिर हम किसको कंसीडर करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विल बी कंसीडर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ current asset or non-current asset, non-current liability and current liability. But if operating cycle is for the period of less than 12 months, then 12 months will be considered for the determination of non-current liability or current liability or non-current asset and the current asset. देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी एक बंदे को, अगर आपने किसी को लोन दिया and period of loan is let's suppose 17 months. अब अगर आप इन जनरल अगर आप 12 मंथ्स को लेके चलते हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द नॉन करंट लायबिलिटी। आपने लिया लोन, सॉरी, तो ये कहलाएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, दिया है तो नॉन करंट एसेट। अब आपसे बोला गया कि सर मुझे ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, तो मैंने कहा ऑपरेटिंग साइकिल इज 19 मंथ्स। अब मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 19 मंथ्स है और मेरा पीरियड क्या है, 12 मंथ्स। अब अगर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल मेरे 12 मंथ से ज्यादा है तो मैं इसको मेरी ऑपरेटिंग साइकिल से चेक करूंगा। नाउ 17 मंथ्स आर लेसर देन 19 मंथ्स, सो दिस लायबिलिटी और व्हाटएवर इफ इट इज एन एसेट दैट विल बी कॉल्ड एज द करंट एसेट, और अगर लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी। कब, व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल इज पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज मोर देन 12 मंथ्स। बट अगर मैंने कहा कि भाई मान लो कि मेरा जैसे ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स का है, अब 10 मंथ्स इज लेसर देन 12 मंथ्स, और अगर मान लो मेरी कोई लायबिलिटी या कोई एसेट है 11.5 मंथ्स की, तो फिर उस केस में आपको ऑपरेटिंग साइकिल को इग्नोर करना है, जस्ट कंसीडर द 12 मंथ्स। अब ये अब 12 मंथ्स से कम में आ रही है,
हाँ, तो अगेन इट विल बी कॉल्ड एज द करंट लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है और अगर एसेट है तो इट विल बी कॉल्ड एज द करंट एसेट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल पर या आपके 12 मंथ्स पर। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल आपके 12 मंथ से ज्यादा है तो फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग करंट एसेट और नॉन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी कंसीडर होगी। एंड इफ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज लेस देन 12 मंथ्स तो फिर 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ही उसका डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये है हमारा एक्चुअली कंसेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको क्लियर है। अब इस नॉन करंट लायबिलिटीज में वी हैव 4 सब हेडिंग्स। First subheading is the long-term borrowings. Second is the deferred tax asset net. Third is the other non-current liabilities, and fourth is the long-term provisions. These are the 4 subheadings जिसको हम one by one discuss करते हैं। तो first is the long-term borrowings. Long-term borrowings के अंदर अब जैसा कि नाम से लग रहा है, first is the long-term borrowings. Borrowings का मीनिंग होता है whatever amount borrowed in cash, या हमने जो पैसा कैश के फॉर्म में किसी से बोरो किया है, दैट इज कॉल्ड द बोरोइंग्स। ठीक है, तो वही फंड है, या तो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो या 12 मंथ से ज्यादा हो, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल और मोर देन द 12 मंथ्स पीरियड। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए इसके अंदर आते हैं हमारे सारे डिबेंचर्स जो लोन हमने लिया है बेसिकली। ठीक है, डिबेंचर्स के अलावा हमारे इसके अंदर आ जाएंगे बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये एक होते हैं टर्म लोन। देखिए एक तो होता है डिमांड लोन और एक होता है टर्म लोन। डिमांड लोन तो जब डिमांड करेंगे तब पे करना पड़ेगा। टर्म लोन जो जिसका एक फिक्स पीरियड होता है, लेट्स सपोज पीरियड ऑफ टर्म लोन इज 5 इयर्स। तो अब देखा कि हमने 12 मंथ से ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है तो दैट विल कम अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर बेसिकली ये आ जाएगा टर्म लोन फॉर 5 इयर्स। अब ये टर्म लोन कहीं से भी लो आप, फ्रॉम बैंक लो या फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लो, ऑल दोस कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बिसाइड्स आपका होता है एक पब्लिक डिपॉजिट इसके अंदर आ जाता है, और उसके अलावा अगर और कोई दूसरी लॉन्ग टर्म 12 मंथ से ज्यादा की बोरिंग्स है तो दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। 12 मंथ से ज्यादा पीरियड का जो बोरिंग्स इसके अंदर होगा। आफ्टर लॉन्ग टर्म बोरिंग सेकंड हेडिंग इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट। अब इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अच्छा एक बात याद रखें कि हियर वी आर हैविंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट एंड हियर वी आर डेफर्ड टैक्स एसेट। इधर भी हम क्या लिखते हैं, नेट। तो या तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो या तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा बैलेंस शीट में और देयर विल बी डेफर्ड टैक्स एसेट, दोनों में से एक कोई होगा। अवर थर्ड हेडिंग इन नॉन करंट लायबिलिटी इज द अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर यूजुअली हम ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाते हैं कि भाई जो इन 3 मेन हेडिंग्स, इन 3 हेडिंग्स में ना है उसको उठा करके अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में डाल दो, जो एक्चुअली करेक्ट है, बट स्टिल हम इसके कुछ कंटेंट समझ लेंगे भाई कौन कौन से इसके अंदर बेसिकली आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। वैसे देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो दूसरी हेडिंग्स में नहीं आता हम उसको अदर्स में डाल देते हैं, बट थोड़ा सा इसको टेक्निकली हम समझे। देखिए इसमें मेन आइटम्स क्या होती हैं, जैसे एक कंसेप्ट होता है ट्रेड पेएबल्स, है ना। ट्रेड पेएबल्स के अंदर बेसिकली हम कंसिडर करते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, और यूजुअली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। हम किसी को भी गुड्स किसी से भी परचेज करते हैं तो दैट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 90 डेज 60 डेज, 12 मंथ से कम या ऑपरेटिंग साइकिल से कम के लिए परचेज करते हैं। बट इन केस, अच्छा ये तो चला जाएगा कि इसमें करंट लायबिलिटीज की सेकंड हेडिंग के अंदर, सेकंड सब हेडिंग के अंदर आप देखेंगे बैलेंस शीट में हमने डिस्कस किया था अभी, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्रेडिटर को आपने गुड्स मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल के लिए सेल किया है, 12 मंथ्स के लिए किसी को सेल किया या किसी के ऊपर ड्यू है, तो दैट डजंट कम्स अंडर द, आपके पास कोई नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कोई ट्रेड पेएबल्स की हेडिंग ही नहीं है, तो दैट एक्चुअली कम्स अंडर द नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर 12 मंथ से कम का क्रेडिटर है या ट्रेड पेएबल है तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग, सब हेडिंग ऑफ ट्रेड पेएबल्स अंडर द मेन हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर मान लो कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स है और आपके 12 मंथ्स, और अगर आपने किसी को 17 मंथ्स के ऊपर अगर कोई सेल किया है गुड्स, या 17 मंथ्स के बाद उससे पैसा लेना है, तो अब आप उसको 17 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा, 12 मंथ से ज्यादा, तो क्या हो गई, ये नॉन करंट लायबिलिटी होगी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स की कोई हेडिंग ही नहीं है, तो यू हैव टू इंक्लूड दैट अमाउंट ऑफ ट्रेड पेएबल्स अंडर द हेडिंग ऑफ अदर नॉन
करंट लायबिलिटीज। देखिए जब इसका स्टेटस चेंज होगा तो हेडिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा मैं कि कहां पर एक्चुअली ये और अदर करंट लायबिलिटीज में कहां कहां आता है। बिसाइड्स जब हम डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं तो उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा दिया जाने वाला रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट, मान लो 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में रिडीम किया जा रहा है तो एक्स्ट्रा 20 रुपीज, दिस इज कॉल्ड द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंड दैट वैसे भी डिबेंचर्स का पीरियड यूं भी मोर देन 1 ईयर होता है, तो ये जो प्रीमियम है, जो जितना प्रीमियम है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ other non-current liability. After non-current liabilities come to the subheading number 4, that is long-term provisions. तो अब ये long-term provisions actually होते क्या है, आपने प्रोविजंस एंड रिजर्व्स एक्चुअली पढ़ रखा है। प्रोविजंस जो होते हैं वो किसी अपकमिंग पेमेंट, अपकमिंग लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रिएट किए जाते हैं या फिर किसी एसेट के अगेंस्ट बनाए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अब देखिए लॉन्ग टर्म से समझ आ रहा है कि ये वही बात 12 मंथ से ज्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा पीरियड के लिए होगा, दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म, है ना। प्रोविजंस आर मेड अगेंस्ट सम फ्यूचर लायबिलिटीज। आपको कोई फ्यूचर लायबिलिटी के लिए पे करना हो, जस्ट लाइक टैक्सेस, आपको फ्यूचर में टैक्सेस पे करना है तो आप बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेस। बट एक्चुअली क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो दैट कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यहां पर ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएंगे जिसका पीरियड लॉन्ग टर्म होता है। जैसे आपके जो एम्प्लॉइज है, आप कंपनी चला रहे हो, आपके एम्प्लॉइज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं, दोस प्रोविजंस कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। भाई उनको बहुत सारा पैसा रिटायरमेंट के बाद आपको देना है इन डिफरेंट हेड्स, अंडर डिफरेंट हेड्स, जस्ट लाइक इन फॉर्म ऑफ ग्रेच्युटी, इन फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो अभी आपको ये आज आपका एम्प्लॉय ये आज से 20 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स के बाद में रिटायर होगा, और जब रिटायर होगा तो इसके पोस्ट रिटायरमेंट में यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। जो उसका प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जमा किया, अलग से एक प्रोविजन बनाया आपने, उसको ग्रेच्युटी की अमाउंट देनी है। 5 साल से ज्यादा आपके यहां पर काम किया तो उसकी ग्रेच्युटी बनी है उसके अंदर। तो ये पैसा आपको अपनी जेब से देना है, तो इसके लिए आपको एक अलग प्रोविजन बनाना पड़ता है, और क्योंकि इसका पीरियड लॉन्ग टर्म है तो दैट प्रोविजन कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नाउ कम टू द फोर्थ मेन हेडिंग, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो 12 मंथ से कम की या अपनी ऑपरेटिंग साइकिल से कम पीरियड के लिए होती है, ठीक। इसकी 4 सब हेडिंग से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है ना। इन चारों को मिलाकर के करंट लायबिलिटी हमारी बनेगी, इन चारों का एडिशन। फाइन, सो फर्स्ट इज द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नाउ क्या क्या आइटम्स होती हैं जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर एक्चुअली आती हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मीनिंग होगा लोन पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, जिसको हमें 12 मंथ्स के बाद के पीरियड में देना हो। जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया था डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और टर्म लोन्स, है ना। यहां पर आ जाता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स का मीनिंग होता है कि सामने वाली पार्टी ने आपको लोन दिया इस कंडीशन पे कि जब वो डिमांड करेंगे तब आपको यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू दैट पार्टी, तो दैट ऑलवेज कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि उसका पीरियड कभी भी आ सकता है, उसकी मैच्योरिटी कभी भी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा। और उसके अलावा जो भी अब आपने ये डिमांड लोन चाहे बैंक से लिया हो या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, जो भी ऑन डिमांड पेएबल जो भी लोन्स होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप के लोन्स हो जिसमें लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस, बट याद रखिएगा कि उसका पीरियड इट शुड बी लेस देन 12 मंथ्स और लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड इज द ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के अंदर बेसिकली क्या क्या आइटम्स आते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ट्रेड पेएबल्स के अंदर बेसिकली 2 ही आइटम्स आती हैं। ट्रेड, व्हाट आर द अमाउंट विच आर पेएबल अगेंस्ट द ट्रेड। आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स को परचेज किया, भले आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, वेदर यू आर परचेजिंग द फिनिश्ड गुड्स एंड व्हाटएवर यू आर सेलिंग इन द मार्केट, दैट इज द परचेज एंड सेल इज कॉल्ड द ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो इस ट्रेडिंग के अगेंस्ट व्हाटएवर अमाउंट इज पेएबल इन द मार्केट, दैट कम्स अंडर द ट्रेड पेएबल्स। और इसमें 2 ही अमाउंट पेएबल होते हैं, फर्स्ट इज क्रेडिटर्स एंड सेकंड आर बिल्स
पेएबल, दैट्स इट। ये दो ही चीजें ट्रेड पेएबल्स की हेडिंग के अंदर बेसिकली कंसीडर होती है। थर्ड इज द अदर करंट लायबिलिटी। अभी अदर करंट लायबिलिटी कहने को तो सिर्फ अदर हो जाता है, बट इसके अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली छुपा हुआ है। तो व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर द अदर करंट लायबिलिटीज, नाउ वी विल डिस्कस ऑन दैट। जैसा कि हमने अदर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में अक्सर ये बोला जाता है कि भाई जो आइटम्स किसी दूसरी हेडिंग में नहीं आती, जस्ट लाइक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो उसको उठाकर हम किस में डाल सकते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, ये अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ इसकी टेक्निकलिटीज भी होती हैं और कुछ लायबिलिटीज को हमें यहां पर समझना पड़ता है कि वो अगर नॉन करंट लायबिलिटीज में होती है तो उसकी हेडिंग अलग होती है और यहां पर आकर के हेडिंग अलग हो जाती है। तो कुछ ऐसे जो खास स्पेशल जो हेडिंग्स है, हम एटलीस्ट हम उन हेडिंग्स को एक्चुअली इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर दूसरी तो लायबिलिटीज आती हैं, इसके अंदर एक आती है करंट लायबिलिटीज ऑफ करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब ये करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? देखिए करंट मैच्योरिटीज मींस अभी मैच्योर होने वाली। मैं आपको एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज आपकी कंपनी ने, कोई एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसने 1 जुलाई 2015 को ₹50 लाख के डिबेंचर इशू किए। ठीक, 50 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। इसके जस्ट 5 इयर्स के बाद लमसम में रिडीम हो जाएंगे। अब अगर हम इसके 5 इयर्स काउंट करें तो दैट विल बी 31 या 30th ऑफ जून 2020 विल बी द डेट ऑफ मेच्योरिटी। मींस जो 50 लाख रुपीस आपने 1 जुलाई 2015 को रेस किए थे, यू हैव टू रिडीम दोस 50 लाख ऑन 30th जून 2020 आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। फाइन, अब आप 1 जुलाई से 30th जून, दिस इज द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, हमें इसका डिस्क्लोजर शो करना है इन बैलेंस शीट। फाइन, अब 1 जुलाई 2015 के जस्ट बाद जो बैलेंस शीट बनेगी दैट वुड बी ऑन 31 मार्च 2016। इस दिन हम बनाएंगे इस एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट। तो अब आपने ये देखना है कि इस डेट से फ्रॉम 31 मार्च 2016 टिल 30th जून 2020 कितना पीरियड होता है? दैट इज 4 years and 3 months अप्रोक्सीमेटली, तो 4 साल 3 मंथ। तो ये यूजुअली 12 मंथ या उसके ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा पीरियड है। तो इस 31 मार्च को दीज डिबेंचर्स विल बी शोन इन द नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और लेट सपोज ये 12% डिबेंचर्स है, तो 12% डिबेंचर के नाम से 50 लाख रुपीस इस हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर एक्चुअली शो होगा। फाइन, नाउ आफ्टर 1 ईयर ऑन 31 मार्च 17, अब आप इस 31 मार्च 17 से 30th जून 2020 तक का पीरियड देखेंगे तो दैट इज नियर अबाउट 3 years and 3 months। ठीक, तो अभी भी 1 साल से ज्यादा और ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा का पीरियड हो रहा है। इन दिस बैलेंस शीट ऑल्सो वी विल शो दिस डिबेंचर्स इन नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स यहां पर हम उसमें शो कर देंगे। नाउ ऑन 31 मार्च 18 यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 2 साल और कुछ 3 मंथ हो रहे हैं, तो यहां भी बैलेंस शीट में ये कहां शो होगी? नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। इवन ऑन 31 मार्च 19 अब भी 1 year and 3 months आर स्टिल रिमेनिंग, और ये यूजुअली अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें क्योंकि वो तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होती है, तो अब भी 12 मंथ से ज्यादा है। तो अगेन वी विल शो दीज डिबेंचर्स इन द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। Now on 31st March 2020, अब देखिए 31st March 2020 को we are going to prepare one more balance sheet, और 31st March 2020 से 30th June 2020 के बीच में there is a period of 3 months only, सिर्फ 3 मंथ का पीरियड है। ठीक है, अब ये 3 मंथ का पीरियड है, तो नाउ वी आर नॉट एबल टू शो दीज डिबेंचर्स इन द नॉन करंट लायबिलिटीज बिकॉज इसकी मेच्योरिटी करंट मेच्योरिटी है। करंट मेच्योरिटी का मीनिंग होता है जिसकी मेच्योरिटी में लेस देन 1 ईयर का पीरियड, लेस देन 12 मंथ्स का पीरियड, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से कम का पीरियड रह जाए, तो दैट इज कॉल्ड करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एक्चुअली दीज आर द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बट अब इसकी मेच्योरिटी में लेस देन 1 ईयर का पीरियड रह गया। नाउ वी हैव ओनली 3 मंथ्स, तो यहां बैलेंस शीट में दिस विल बी शोन अंडर द मेन हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज and other current liabilities, not in
शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में शो नहीं करना, ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपके किसी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की मैच्योरिटी में लेस देन 1 ईयर का पीरियड रह जाता है और वो करंट मैच्योरिटी बन जाती है, तो उसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, हेड भी, उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा और हेडिंग भी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको कि लॉन्ग टर्म बोरिंग से वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगी। एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म, ओरिजिनली इट वाज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, लेकिन जैसे ही उसकी करंट मैच्योरिटी आई तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर करंट लायबिलिटीज, नॉट इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसमें एक सेकेंड हेडिंग होती है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। अब ये कंसेप्ट है, देखिए इसके अंदर अगर हम वर्ड मीनिंग पर जाते हैं तो फर्स्ट इज द इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। एक्चुअली मैं इसमें आपको अगर एग्जांपल दूं तो देखें, लेट्स सपोज हमने इसको 1 जुलाई को ये डिबेंचर्स इशू की है, फाइन। अब इसका हमें इंटरेस्ट पे करना है एनुअल बेसिस पर। देखिए 50 लाख रुपीस का 12%, 6 लाख रुपीस एनुअल इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर्स, फाइन। यूजुअली होता क्या है कि कंपनी डिबेंचर्स पर 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर इंटरेस्ट पे करती है। जैसे अगर हम मान लें 1 जुलाई 2015 को अगर ये डिबेंचर इशू हुए, फाइन, तो इसका वैसे तो 1 साल पूरा होगा 30 जून 2016 को, ओके फाइन। नाउ लिसन, पहला इंटरेस्ट 6 मंथ के बाद मींस 31 दिसंबर 2015 को एक्चुअली ड्यू होगा और अक्रू होगा और ड्यू फॉर पेमेंट होगा। जैसे क्या होगा कि अगर हम यहां पर इस दिन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, ठीक है, पे भले ना करे, ड्यू एक्चुअली हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए 50 लाख का 12% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ इज इक्वल्स टू रुपीज 3 लाख। हाँ, अब अगर कंपनी ने इसको पे कर दिया, ठीक है, देखिए पहले अगर इस इंटरेस्ट को पे कर दिया तो दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी, तो ये फिर बैलेंस शीट में कहीं पर भी शो नहीं होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 16। इस डेट पर एक्चुअली हमारी बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं, फाइन। तो 3 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मान लें अभी जनवरी फरवरी 31 मार्च से पहले पे हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 31 मार्च तक पे नहीं हुआ, बाय चांस आपने इस दिन ड्यू कर दिया और उसमें 3 मंथ्स का डिले हुआ एंड यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट, यू हैव नॉट पेड इंटरेस्ट टिल 31 मार्च 16, तो अब 31 मार्च तो आ गई एंड यू आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो अब इस इंटरेस्ट 3 लाख रुपीस के इंटरेस्ट को कहां शो करेंगे? इट विल बी शोन इन द हेडिंग ऑफ, मेन हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में। और अच्छा, इसको ये नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। अक्रूड भी हो चुका है मींस 3 मंथ्स भी हो गए और ड्यू भी हो चुका है मींस इसके पेमेंट का एक्चुअली टाइम आ गया। ड्यू ऑन बोरिंग्स, ड्यू का मतलब होता है कि इसके पेमेंट का टाइम एक्चुअली आ चुका है 6 मंथ्स। वैसे तो देखा जाए तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक टोटल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होता है, फाइन। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्यों, लेकिन अभी जो ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 मार्च, इसका इंटरेस्ट कब पेबल होगा? आने वाली 30 जून को। यहां पर 31 दिसंबर को हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना था, ये अक्रूड भी हो गया और ड्यू भी हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, फाइन। कौन सा? अगर ये 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट हमने 31 मार्च तक पे नहीं किया, जिसका पीरियड आ गया पे करने का, दैट विल बी कॉल्ड एज अक्रूड। अक्रूड तो हो चुका है, एंड ड्यू, ड्यू मतलब अब हमें उसको देना है, उनका बन चुका था और देना है। अब ये तो हुआ, चलो मान लो, ठीक है, अगर हमने इसको पे कर दिया तो ये हेडिंग नहीं आएगी, नहीं पे किया तो इस हेडिंग में आएगा। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट पे होगा 31 दिसंबर से 31 मार्च तक का 3 लाख, ठीक, 3 लाख। ये कब ड्यू, कब होगा? इस दिन ड्यू होगा, लेकिन 3 मंथ्स तो निकल चुके, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड हो गया। अक्रूड हो गया मींस 3 मंथ्स का टाइम पीरियड निकल चुका है, अक्रू हो चुका है, लेकिन ड्यू कब होगा? वो 30 जून को, क्योंकि इसकी पेमेंट की डेट कौन सी है? 30 जून 2016 को
ये हम पर एक्चुअली पेबल लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अब ये जो है देखिए कितना हो जाएगा, 50 लाख इंटू 12% इंटू 3/12 इज इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज। अब ये 1,50,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है इस पर, ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है। कब से कब तक है? 3 मंथ्स, फ्रॉम 31 दिसंबर 15 टिल 31 मार्च 16। ये अक्रू हो गया बट ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होगा? ये 30 जून को जब उसके पेमेंट की डेट आएगी। ड्यू पूरा एक साथ 6 मंथ्स का होगा, लेकिन क्योंकि इस पर 3 मंथ्स निकल चुके हैं और इंटरेस्ट इज द पीरियड ऑफ रिवॉर्ड एंड मनी, तो जब 3 मंथ्स का पीरियड निकला है उस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें अक्रूड आउटस्टैंडिंग यूजुअली हम बोलते हैं हमारी जनरल लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में वी हैव टू शो दैट इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ, किसमें आएगा? ये बैलेंस शीट बनेगी, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, और इसमें आएगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ये नॉट ड्यू है, क्यों? कब ड्यू होगा? ये 30 जून। और जो 31 दिसंबर का इंटरेस्ट अगर पे हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं पे हुआ टिल 31 मार्च तो वो कहलाएगा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। अगर उसका पेमेंट का पीरियड आ जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, और अगर पेमेंट का पीरियड नहीं आए, सिर्फ अक्रूड होकर रह गया, तो इट विल बी कॉल्ड एज द इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। और बिसाइड्स इसके अलावा इसके अंदर आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस इनकम हमें रिसीव हो गई जिसको हम अनअर्न्ड इनकम के फॉर्म में बोलते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट लास्ट सब हेडिंग इज द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजंस में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में वो प्रोविजंस जिनका पीरियड 12 मंथ्स या मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब ये जो प्रोविजंस आप जानते हैं या तो किसी फ्यूचर लायबिलिटी के अगेंस्ट बनता है, अपकमिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट, या किसी एसेट के अगेंस्ट क्रिएट होता है। तो यहां पर वो सारे प्रोविजंस आएंगे। प्रोविजंस मीन जो प्रॉफिट में से हमने एक अमाउंट साइड में उठाकर रख दिया गया हो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। तो अगर इन केस आपने प्रोविजन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनाया जिसका पीरियड शॉर्ट टर्म है या लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ऑल दोस प्रोविजंस एक्चुअली कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे देखिए, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इसके आ जाएगा। उसके अलावा प्रोविजन फॉर एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस टाइप के जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी प्रोविजंस होंगे जिनका पीरियड शॉर्ट टर्म का होगा, तो दैट कम्स अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और उसके बाद हमारी पूरी लायबिलिटीज होने के बाद नाउ वी विल मेक द टोटल ऑफ ए, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, बी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड डी करंट लायबिलिटीज, जिसका टोटल हो जाएगा हमारा दिस वन टोटल लायबिलिटीज